गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 13 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस, जो कि हमारी अगली यूनिट इकोलॉजी का पहला चैप्टर है। कल मैंने तुम लोगों को गूगल मीट में बताया था कि इस साल हम लोगों के 14 और 16 चैप्टर हटा दिए गए, सिर्फ 13 और 15 चैप्टर ही सिलेबस में है। अच्छा, इससे पहले इन्होंने रामदेव मिश्रा, जो कि भारत के एक मशहूर साइंटिस्ट थे, उनका डिस्क्रिप्शन दिया है। रामदेव मिश्रा को क्या कंट्रीब्यूशन जाता है? हिज रिसर्च लेड द फाउंडेशंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रॉपिकल कम्युनिटीज एंड देयर सक्सेशन। ट्रॉपिकल कम्युनिटीज यानी कि इंडिया ट्रॉपिक्स वाले जो एरिया है, वहाँ पर जो प्लांट्स या एनिमल्स पाए जाते हैं, उनकी स्टडी और उनके सक्सेशन, यानी कि एक के बाद एक जब वो किसी हैबिटेट को इन्वेट करते हैं, उसको उन्होंने स्टडी किया। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम, और इनकी इतनी रिसर्च की वजह से लगभग 50 स्कॉलर्स को पीएचडी इनके सुपरविजन में मिली, और इंडिया में कई यूनिवर्सिटीज़ में इकोलॉजी के डिपार्टमेंट्स खुले। ठीक है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी पहले ये इस काम की शुरुआत इस फील्ड में की। अब हम पढ़ते हैं आगे, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस क्या है। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, यहाँ हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म और उससे जो पॉपुलेशंस बनती हैं उनमें आपस में क्या लिंक है। जैसे एक ऑर्गेनिज्म का अगर एग्जांपल लिया है उन्होंने पहले ही करा है, वो बुलबुल था। अब जैसे हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे मन में कई सवाल उठते हैं। जैसे बुलबुल वाला एग्जांपल है कि बुलबुल गाना गाती है ना, तो वो क्यों गाना गाती है? पहला क्वेश्चन तो हुआ व्हाई, और कैसे गाना गाती है वो हुआ हाउ। तो हाउ का जो आंसर है वो क्या होगा कि उसके वोकल कॉर्ड्स या वॉइस बॉक्स जो है उसमें वाइब्रेशंस होती हैं, जो कि साउंड के रूप में हमें सुनाई देती है। वाई क्यों? उसका मेटिंग सीजन हो सकता है, वो अपने मेटिंग पार्टनर को बुलाने या उसे अपनी तरफ उसका ध्यान खींचने के लिए भी ऐसा कर सकती है। तो ये बुलबुल का पॉसिबल आंसर है। इसके बाद देखो इन्होंने कई सारे एग्जाम्पल दिए। अब इन सारे एग्जाम्पल से को देख के और ऑब्जर्व करके हम क्या समझ सकते हैं कि हमारा इकोसिस्टम किस तरह से काम करता है, कैसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और अपने आसपास के एनवायरनमेंट से भी इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, देखो इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं। वाई आर नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स जनरली वाइट। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स हमें पता है, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। हाउ डज द बी नो विच फ्लावर हैज नेक्टर? वाई डज कैक्टस हैज सो मेनी थॉर्न्स? हाउ डज द चिक रिकॉग्नाइज हर ओन मदर? ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे कि चिक अपनी मदर को कैसे रिकॉग्नाइज करेगा? उसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, वो स्मेल से आइडेंटिफाई कर लेता है अपनी मदर को। इसके बाद कैक्टस में थॉर्न्स क्यों होते हैं? प्रोटेक्शन के लिए, ग्रेजिंग एनिमल्स से। बी को कैसे पता चलता है कि कौन से फ्लावर में नेक्टर है? प्रैक्टिस से, है ना, आदत से पता चलता है। जैसे अगर मुर्गी का एग्जांपल नहीं है, सॉरी चिक्स का, तो उन्हें शुरू में पता नहीं होता कि कौन से कीड़े को खाना है कौन से को नहीं, तो प्रैक्टिस से ही उन्हें ये बात पता चलती है। पेंगुइन्स की जो फैमिलीज हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, तो उसमें अपनी मदर को कैसे पहचानता है छोटा जो उसका चिक है। उसी तरह से एलिफेंट्स की जो पॉपुलेशंस होती हैं वो बड़ी बड़ी होती हैं, तो उसमें अपनी मदर को पहचानने का भी यही तरीका है। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो पहले अगले पेज पर फर्स्ट लाइन में लिखा है, यू हैव ऑलरेडी लर्न इन प्रीवियस क्लासेस दैट इकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट विच स्टडीज इंटरेक्शंस अमंग ऑर्गेनिजम्स इन बिटवीन द इट्स फिजिकल एबायोटिक एनवायरनमेंट। तो इकोसिस्टम में क्या चीजें होती हैं? बायोटिक कंपोनेंट होता है यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, और एबायोटिक कंपोनेंट होता है यानी कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन दोनों के बारे में ही हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर 4 लेवल्स हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के। कौन कौन से? ऑर्गेनिजम्स यानी कि इंडिविजुअल के मिलने से क्या बनती है? पॉपुलेशन।
इसके बाद इकोसिस्टम के मिलने से क्या बनता है, बायोम के मिलने से बनता है बायोस्फीयर। ठीक है, ये क्या हो गई, हिरार्की। कल भी मैंने बताया था इसके बारे में, ये हिरार्की है। कैसी हिरार्की, इकोलॉजिकल हिरार्की। क्योंकि ऑर्गेनिज्म से नीचे के लेवल पर जाएंगे तो वो कैसी हिरार्की होगी, वो होगी एनाटॉमिकल या फिर फिजियोलॉजिकल हिरार्की। क्योंकि एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म किससे कंप्राइज्ड होता है, ऑर्गन सिस्टम से कंप्राइज्ड होता है, फिर ऑर्गन्स, टिश्यूज एंड सो ऑन, है ना। नीचे के लेवल पर जितना हम जाएंगे उतना ही छोटे लेवल पर चले जाते जाएंगे। और बायोस्फीयर देखो यहाँ पर कितना बड़ा लेवल है। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन होता है एक लिविंग प्लेनेट पर। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स एनवायरनमेंट। ये है फर्स्ट हेडिंग इस चैप्टर की। ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। किसी एनवायरनमेंट का किसी ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिलेशन है और किस तरह से वो उसकी प्रेजेंस को अफेक्ट करता है, वही इस पैराग्राफ में दिखाया गया है। अब की कई सारी वेरिएशंस हैं एनवायरनमेंट की, जैसे कि टेम्परेचर की वेरिएशन, जैसे कि रेनफॉल यानी प्रेसिपिटेशन की वेरिएशन। वो किसी जगह पर डायरेक्टली अफेक्ट करती है कि वहाँ पर किस तरह की वेजिटेशन पाई जाएगी, और वेजिटेशन किसको अफेक्ट करती है कि वहाँ पर किस तरह के एनिमल्स पाए जाएंगे। इसका एग्जाम्पल देखो 13.1 फिगर में, 13.1 में एक ग्राफ बनाया गया है। इस ग्राफ में इन्होंने एक साइड में प्लॉट किया है मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन, सेंटीमीटर्स में, और दूसरी साइड उन्होंने प्लॉट किया है मीन एनुअल टेम्परेचर, मीन एनुअल टेम्परेचर। ये जो टेम्परेचर है और वेरिएशन है और प्रेसिपिटेशन है, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हैं जो किसी जगह पर पाए जाने वाली वेजिटेशन को डिसाइड करते हैं। अब तुम इस ग्राफ में देखो, ये डिग्री सेल्सियस में था। इस ग्राफ में देखो कि अलग अलग तरह के हैबिटाट्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। जैसे कि जो डेजर्ट है उसको इस तरह से बनाया गया है क्योंकि डेजर्ट का जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है और वहाँ पर प्रेसिपिटेशन बहुत ही लेस होती है, तो इसीलिए उसको इस तरह से ड्रॉ किया गया। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का एग्जांपल देखो, उसको इस तरह से ड्रॉ किया गया। उसका जो टेम्परेचर है वो डेजर्ट से कम है लेकिन प्रेसिपिटेशन काफ़ी हाई है, ये उन्होंने यहाँ पर दिखाया है। इसके बाद अगर आर्कटिक और एल्पाइन टुंड्रा का एग्जांपल देखें तो उसमें क्या है, ये कंडीशन है, और ये कंडीशन हमें क्या दिखाती है कि वहाँ पर प्रेसिपिटेशन ज़्यादा है और प्रेसिपिटेशन ज़्यादा है डेजर्ट के कंपैरिजन में, और जो एवरेज टेम्परेचर है वो बहुत ही कम है। तो ये अलग अलग तरह के हैबिटाट्स इस ग्राफ में दिखाए गए, जैसे कॉनिफेरस फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, ग्रासलैंड। ठीक है, अब यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं हम ये कहना चाहते हैं कि अलग अलग तरह की जो हैबिटाट्स हैं वो किस बात से डिसाइड होते हैं, वहाँ पर पाए जाने वाले एबायोटिक फैक्टर्स से। You have learnt in earlier classes how the rotation of our planet around the sun and the tilt of our axis cause annual variation in intensity and duration of temperature, resulting in different seasons. तो जिसको हम सीजन कहते हैं यानी कि मौसम, वो किस वजह से होता है, अर्थ के सूरज के चारों तरफ घूमने से। साल में एक चक्कर लगाती है अर्थ सूरज के चारों तरफ, इसीलिए क्या होता है उससे तरह तरह के मौसम बनते हैं। और दूसरी बात ये कि हमारी अर्थ एक एक्सिस पर टिल्टेड भी है, ये उस वजह से भी होता है। अर्थ अपने एक्सिस पर घूमती है, उसकी वजह से दिन और रात होते हैं। अर्थ सूरज के चारों तरफ घूमती है, उससे साल भर के मौसम बदलते हैं। इसके बाद दीज वेरिएशन टुगेदर विद एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन अकाउंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोम्स। ये जो सामने तुम्हारे लिखे हुए हैं ये सब बायोम्स के एग्जाम्पल हैं। बायोम्स का मतलब होता है टाइप ऑफ हैबिटाट्स। अब रीजनल एंड लोकल वेरिएशन विद इन ईच बायोम लीड टू फॉर्मेशन ऑफ
वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटाट। अब किस किस तरह के हैबिटाट्स पॉसिबल हैं इंडिया में, जैसे कि एग्जांपल देखो, स्कॉचिंग राजस्थान डेजर्ट। डेजर्ट इंडिया में कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। ठीक है, बहुत ज्यादा बारिश इंडिया में कहाँ होती है? मेघालय में। इसके अलावा इंडिया में ग्रासलैंड्स भी हैं। इसके अलावा इंडिया में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी हैं। ठीक है, टेम्परेट फॉरेस्ट यानी कि फॉरेस्ट के अलग अलग टाइप्स भी हैं। डीप ओशन ट्रेंचेस यानी कि समुद्र के अंदर की खाइयाँ भी भारत में हैं। टॉरेंशियल स्ट्रीम्स यानी कि निरंतर बहते हुए झरने और धाराएं भी भारत में हैं। परमाफ्रॉस्ट पोलर रीजन्स, पोलर रीजन इंडिया में भले ही ना हो लेकिन परमानेंट जहाँ बर्फ जमी रहती है ऐसी जगह भारत में है। हाई माउंटेन टॉप्स, ऊंची पहाड़ियाँ। बॉइलिंग थर्मल स्प्रिंग्स, गर्म पानी के सोते। स्टिंकिंग कंपोस्ट पिट्स, सड़ती हुई जगह जहाँ पर की दलदली इलाके हैं उनको कंपोस्ट पिट्स कहते हैं। तो ये अलग अलग तरह के हैबिटाट्स इंडिया में भी पाए जाते हैं और खैर पूरी दुनिया में तो हैं ही। इवन अवर इंटेस्टाइन इज अ यूनिक हैबिटाट फॉर हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ माइक्रोब्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे इंटेस्टाइन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? कमेंसल। बिना कोई नुकसान पहुंचाए हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं कमेंसल्स, जो किसी भी सरफेस पर रहें लेकिन किसी भी तरह से इफेक्ट न करें, उनको कमेंसल्स कहते हैं। और इस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? कमेंसलिज्म। इसके बाद व्हाट आर द की एलिमेंट्स दैट लीड टू सो मच वेरिएशन इन फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस ऑफ डिफरेंट हैबिटाट्स। अलग अलग हैबिटाट्स में जो इफेक्ट करने वाले की एलिमेंट्स होते हैं वो तीन मेन की एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले तो है सॉइल। ठीक है, इसके बाद आता है टेम्परेचर और वाटर। ये तीन चीजों से किसी भी हैबिटाट का जो प्रेजेंस या एब्सेंस है ऑर्गेनिज्म का, वो डायरेक्टली इफेक्ट होता है। इन तीनों को हम क्या नाम देते हैं? एबायोटिक फैक्टर। लेकिन एबायोटिक फैक्टर के अलावा भी जो इकोसिस्टम है उसमें कुछ और कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये तीनों तो हो गए एबायोटिक। इसके अलावा जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं उसमें क्या आएगा? ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स यानी कि अपना खाना खुद बनाने वाले ग्रीन प्लांट। इसके अलावा हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स का मतलब क्या है? दूसरों के ऊपर जो फूड के लिए डिपेंडेंट है। और तीसरे आएंगे डीकम्पोजर्स यानी कि जो चीजों को रिसाइकल करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई। फिगर 13.2 में इन्होंने देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, डेजर्ट और सी कोस्ट के एग्जाम्पल दिए जो कि अलग अलग तरह के बायोम्स हैं। वी एज्यूम दैट, अब ये जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं ये लगातार एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते रहते हैं और समय के साथ क्या होता है कि ये उस पर्टिकुलर हैबिटाट में रहने के ऑर्गेनिज्म एडेप्टेड हो जाते हैं। वही हमें पढ़ना है। सबसे पहला जो एबायोटिक फैक्टर है उसका नाम है टेम्परेचर। सबसे पहले एबायोटिक फैक्टर का नाम है टेम्परेचर। टेम्परेचर किस तरह से इफेक्ट करता है? देखो, अब जिस जगह पर जितना एप्रोप्रिएट टेम्परेचर होगा, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में काम करने वाले जो एंजाइम्स हैं वो उतना ही अच्छे से काम करेंगे। अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो एंजाइम कम स्पीड से काम करेंगे, इनएक्टिव भी हो सकते हैं। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो वो डीनेचर भी हो सकते हैं एंजाइम्स और नॉन फंक्शनल हो जाएंगे, है ना। एंजाइम्स नॉन फंक्शनल हो जाएंगे तो बायोलॉजिकल रिएक्शंस भी नहीं होंगे। तो टेम्परेचर इस तरह से ऑर्गेनिजम्स को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। अगर एक एवरेज टेम्परेचर होता है तो वो ऑर्गेनिजम्स को क्या करता है? सपोर्ट। देखो, टेम्परेचर इज द मोस्ट इकोलॉजिकली रेलेवेंट environmental factor. You are aware that average temperature on land varies seasonally, decreases progressively from equator towards poles and from plains to mountain tops. तो सब जीरो से लेके 50 डिग्री सेल्सियस तक भी ये पहुंच सकता है, लेकिन हाइड्रोथर्मल वेंट्स में ये 100 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है। गर्म पानी के सोते,
वहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, पानी उबलता रहता है, वहाँ पर भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जो कि मल्टीप्लाई हो सकते हैं, बैक्टीरिया, ऐसी कंडीशंस में भी। ठीक है, इट इज जनरल नॉलेज दैट मैं तो इन्होंने एक कुछ एग्जांपल्स दिए हैं समझाने के लिए कि हर ऑर्गेनिज्म हर जगह सरवाइव नहीं कर सकता। जैसे कि मैंगो ट्रीज जो हैं वो कनाडा और जर्मनी में ग्रो नहीं हो सकते, क्योंकि वो कैसे हैं, वो टेम्परेट कंट्रीज हैं, ट्रॉपिकल नहीं है। स्नो लेपर्ड्स जो हैं वो केरला में नहीं मिल सकते। ठीक है, ट्यूना फिश ट्रॉपिक्स में ही मिलेंगी। और ऐसा किस वजह से होता है, ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि अभी मैंने कारण बताया एंजाइम्स की वजह से। टेम्परेचर के बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स दो तरह के होते हैं, एक वो जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में सर्वाइव कर जाते हैं, जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में सर्वाइव कर जाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, यूरीथर्मल। और जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में ही सर्वाइव कर सकते हैं, सिर्फ एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ही सर्वाइव कर सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं स्टीनोथर्मल। इसका मतलब क्या होगा, जो यूरीथर्मल है वो एडेप्ट कर सकते हैं और जो स्टीनोथर्मल है वो एडेप्ट नहीं कर सकते। तो जो एडेप्ट कर सकते हैं वो उनके एग्जांपल क्या होंगे, वार्म ब्लडेड, और जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर पर ही रहते हैं स्टीनोथर्मल, उसके एग्जांपल है कोल्ड ब्लडेड। और वार्म और कोल्ड ब्लडेड के एग्जांपल तुम लोग जानते हो। कोल्ड ब्लडेड के एग्जांपल है रेप्टाइल्स, फिशेस और एम्फीबियंस, और वार्म के एग्जांपल क्या है, मैमल्स और बर्ड्स। इसके अलावा जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं वो सब भी कोल्ड ब्लडेड में आते हैं। The levels of thermal tolerance of different species determine to a large extent their geographical distribution। ये तो पक्की बात है कि जो ऑर्गेनिज्म जितना ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में रह सकता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही ज़्यादा होगा। जिसको जितनी कम रेंज यानी नैरो रेंज चाहिए वो उतना ही लिमिटेड उसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि उतना ही कम होगा। इसके बाद इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज बीन अ ग्रोइंग कंसर्न अबाउट द ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, यानी कि वो किसकी बात करें, ग्लोबल वार्मिंग की। कि साल दर साल ये जो ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ती जा रही हैं जिसकी वजह से अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ता जाता है, इसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। कल मैंने एक बात पढ़ी, उसमें ये लिखा था उस आर्टिकल में कि अगले आने वाले सिर्फ 10 साल के अंदर अर्थ के जो ग्लेशियर्स हैं और परमाफ्रॉस्ट हैं यानी कि परमानेंट बर्फ जहाँ जमी रहती है वो क्या होगा, वो पिघल जाएंगे अगले सिर्फ 10 साल के अंदर, यानी कि हम सब के लाइफ टाइम में ही। और ऐसा किस वजह से होगा, बढ़ते हुए टेम्परेचर के कारण। और अच्छा, टेम्परेचर बढ़ता क्यों है अर्थ का, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्यों है। हम लोग क्या करते हैं, लगातार पेड़ों को काट रहे हैं। पेड़ अगर कटेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स नहीं होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स नहीं होगी तो उसका कंसेंट्रेशन एनवायरनमेंट में बढ़ता जाएगा, जो कि एक तरह की ग्रीन हाउस गैस है। वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, सन से आने वाली सारी रेडिएशन को यहीं कैप्चर करती रहेगी और यहाँ का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। इस तरह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने की इसके अलावा कोई और टेक्निक ह्यूमन बींग आज तक डिस्कवर नहीं कर पाए, और अगर कर भी ली तो वो इतनी सस्ती और फ्री तो नहीं होगी जैसे कि ग्रीन प्लांट्स फ्री में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करते रहते हैं। ठीक है, तो ये इंसान की मूर्खता है, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना नहीं है, कुल्हाड़ी पे पैर मारना है, कि वो अपने आप को खुद ही नष्ट करता जा रहा है। एक एग्जाम्पल देखा था, इंडिया में अभी हाल में ही हजारों पेड़ कटे सिर्फ एक ही राज्य में। ठीक है, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन या अर्बनाइजेशन के नाम पे जो नुकसान है वो आने वाले कुछ सालों में हमें दिखाई देगा। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये हमें किस तरह से नुकसान देगा। अगर एक फ्रिज है, उस फ्रिज का फ्रीजर अगर खराब हो जाए, जहाँ बर्फ जमती है वो लगातार पिघलने लगे, है ना। जब हम डीफ्रॉस्ट करते हैं तो क्या करते हैं, बटन दबा के वो सारी जमी हुई बर्फ को वहाँ से निकाल देते हैं, और उतने समय में कूलिंग इफेक्टेड होती है फ्रिज की, वो कूलिंग नहीं हो पाती और सब चीज़ें धीरे धीरे खराब होने लगती है। सेम ऐसे हमारी अर्थ का भी है। हमारी अर्थ का फ्रीजर क्या है, वो जहाँ पर ग्लेशियर्स प्रेजेंट है या फिर पोलर एरिया जहाँ पर की बर्फ प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे।
चलो, ये वाटर, लाइट और सॉइल हम करेंगे कल।